नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 सेल। मुझे पता है कि मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ा दिया, बट बेटा हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा चैप्टर का नेम ही क्या है बेटा, सेल। सेल होता क्या है? सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जो सेल है बेटा हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है ना। विदाउट मतलब उसके सेल के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। हमारी बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? हमारे सेल से हुआ है। बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म अ ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म अ होल बॉडी। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई पूरा जो स्टार्ट हुआ वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आपके सेल से स्टार्ट हुआ है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल की डेफिनेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सेल की डिस्कवरी बेटा किसने की थी? वो थे आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस। उन्होंने क्या करा बेटा कि उन्होंने प्लांट का जो कॉर्क होता है, बार्क वाला पार्ट होता है, वो एक पोर्शन लिया और जब उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर उसको ऑब्जर्व किया तो उन्हें he took thin slices of cork and observed thin under a microscope. He noticed partitions, boxed or compartment in the cork lies. उनको क्या दिखा था बेटा? बहुत सारे कंपार्टमेंट, जैसे बिल्डिंग में होते हैं ना बहुत सारे कंपार्टमेंट, बहुत सारे फ्लोर, वैसे उनको कुछ बॉक्सेस क्या हुए वहाँ पर शो हुए। जैसे हनी बी के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें उस तरह की स्ट्रक्चर वहाँ पर शो हुई। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। उन्होंने बोला कि ये बॉक्सेस किसके जैसे दिखते हैं? हनी कॉम के जैसे दिखते हैं। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से वॉल और पार्टीशन से क्या है बेटा, सेपरेटेड है। हुक ने इसी पार्टीशन को देखकर क्या नेम दे दिया बेटा? सेल, जिसका मीन्स क्या होता है? बॉक्स। ओके, so cell of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. तो सेल की डिस्कवरी तभी हो पाई कि जब बहुत अच्छे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप क्या हो गए, इन्वेंटेड हो गए थे। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about cell's structure and its function because of improved microscope having high magnification. भाई 150 ईयर पहले इतना डिस्कवर्ड नहीं था ना, माइक्रोस्कोप का इतना इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो उस माइक्रोस्कोप से उन्हें रॉबर्ट हुक को से थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली थी सेल की, लेकिन अब हमें बहुत कुछ पता है सेल की स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन। वो क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास बहुत ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन मतलब फील्ड है ना हमारे पास, काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। द सेल बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, ये वही डेफिनेशन है। देखिए, द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ स्मॉलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज। आपने देखा होगा भाई जो ब्रिक्स वगैरह बनती है उनकी जो शेप्स होती है, उनकी जो डिज़ाइंस होती है, साइजेस होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसी तरह से बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सब बने किससे होते हैं? सेल से बने होते हैं। बिकॉज सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ठीक है, देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, ब्रिक वॉल ऐसे इस तरह से क्या होती है, हमारी सेल भी इस तरह से अरेंज होती है। Organisms show variety in a cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cells? साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया, स्टडी करी लिविंग सेल्स की, तो वो कैसे करी थी? बिकॉज उन्होंने यूज़ किया था माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। और सेल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए उन्होंने डाई, जो कि एक तरह का स्टेन होता है, उसको यूज़ किया था। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी होती है और जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो शेप्स और साइज़ है वो भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सो नंबर ऑफ सेल्स देखती हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप नंबर गेस कर सकते हो किसी टॉल एनिमल में या फिर टॉल ट्री में या फिर किसी ह्यूज एनिमल में?
द नंबर रन्स इनटू बिलियंस और ट्रिलियंस। जो नंबर्स होते हैं बेटा टॉल ट्री में, यूज एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, वो होते हैं बिलियंस और ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की जो ट्रिलियंस होते हैं ना, जिनकी शेप्स और साइजेस क्या होती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है ना, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे, लाइक ह्यूमन बींग्स, हम लोग बहुत सारी सेल से बने हैं, अभी आपको पता चला हम ट्रिलियन सेल से बने हैं, तो हम कैसे हो गई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन सिमिलर does not in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that organisms with billion of cells begin with life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies, the number of cell increase as development process. आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा जो डेवलपमेंट या हमारा या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता किससे है, सिर्फ एक सिंगल सेल से ही। वो फर्टिलाइज्ड एग हो जाती है और वो फर्टिलाइज्ड एग की क्या करती है, मल्टीपल करती है और इंक्रीज करती रहती है। ओके। अच्छा, मल्टी सेलुलर तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। A single-celled organisms perform all the necessary function that multicellular organisms perform. जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फंक्शन, वैसे ही सिंगल ऑर्गेनिजम्स भी परफॉर्म करते हैं फंक्शन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स है अमीबा, जो है ना वो कैप्चर भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। तो देखो एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी यही सारे फंक्शंस होते हैं। तो नंबर्स के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे सेल्स की शेप के बारे में। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा। आप कैसे अमीबा की शेप देख सकते हो। यू मे से दैट द शेप अपीयर इर्रेगुलर। जो शेप होती है अमीबा की वो कैसी होती है, इर्रेगुलर। इनफैक्ट अमीबा की कोई ना शेप होती है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप। अदर ऑर्गेनिजम्स की जैसे ये अपनी शेप में भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके। उनके अंदर क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप का प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया का मीन्स होता है फीड, तो फॉल्स फीड, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एंड फीड करते हैं। ओके। अ वाइट ब्लड सेल, जिसे आपने पढ़ा हुआ होगा WBC इन ह्यूमन ब्लड, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। ये भी एक सिंगल सेल है जिसकी कोई शेप नहीं होती है, ये चेंज करती रहती है। बट वाइल WBC इज अ सेल और अमीबा इज अ ऑर्गेनिज्म, लेकिन WBC तो एक सेल है और अमीबा क्या है बेटा, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियन ऑफ सेल। क्या शेप एक्सपेक्ट करते हो एक मिलियन, जब बहुत सारी सेल्स का मतलब प्रेजेंट होती है उसमें। तो भाई ब्लड सेल्स भी हो सकती है, नर्व भी होती है, मसल्स भी होती है ना, ये सब ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं। इन सब की शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है और इनका फंक्शन भी क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इनके फंक्शन के बेसिस पर इनकी शेप अलग अलग होती है। जनरली जो राउंड होती है, स्पैरिकल होती है और इलोंगेटेड होती है। कुछ लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है, कुछ है ना स्पिंडल शेप्ड होती है। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ लॉन्ग होती है, कुछ ब्रांचिंग होती है, जैसे नर्व सेल्स है ना। तो सबका अलग अलग काम होता है। नर्व सेल्स का काम होता है न्यूरॉन को मतलब मैसेजेस ट्रांसफ़र करना। RBC राउंड कलर की होती है, ठीक है, तो सबका वर्क अलग अलग हो गया। सो देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इनका काम क्या होता है बेटा, हेल्प करने का और कोऑर्डिनेट करना का बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को। ओके। तो शेप आपको क्लियर हो गई। उसके अलावा बेटा इन सेल्स के बाहर क्या होती है, एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैव सेल वॉल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स की भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो देखो नंबर हो गई, शेप हो गई, अब हम बात करेंगे साइज़ की। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर। बहुत माइक्रोन से भी बहुत छोटा होता है, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और कई बार क्या होती है, लार्ज भी होती है, जैसे सेंटीमीटर्स में। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
बहुत सारी सेल साइज में कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, जिन्हें आप अनएडेड आई से नहीं देख सकते। दे नीड टू बी इनलार्ज, उनको बड़े होने की ज़रूरत है तभी हम देख पाएंगे, इसलिए हम उसका माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जबकि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, 0.5 माइक्रोमीटर होती है। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, 170 to 130 मिलीमीटर ऑस्ट्रिच के एग के अंदर। ओके, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन the elephant be much bigger than the those in a rat. The size of the cell is related to its function. अब ऐसा नहीं है कि जो एनिमल बड़ा होगा उसकी साइज़ की सेल की साइज़ भी बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता। सेल की साइज़ उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे नर्व सेल्स एलिमेंट में भी होती है और रैट में भी होती है, दोनों में सेम ही रहेंगी। दोनों ब्रांच होती है, दोनों लॉन्ग होती है और दोनों का काम भी क्या होता है बेटा, सेम होता है। समझ में आ गया, साइज़ मैटर नहीं करती, उनकी क्या करता है, फंक्शन मैटर करता है। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की। अब देखिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आइए। जो ऑर्गन होते हैं बेटा वो आपको पता है टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो टिश्यू होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का वो क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है ना। तो जो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है बेटा वो कन्क्लोज रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ऐसे समझिए कि एक तरह की लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये सेल क्या करती है बेटा, बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करने का वर्क करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पोरस होती है, मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं और अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड। और मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है ना। जो बाउंड ऐसे कह सकते हो एज अ बाउंड्री है ना, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होती है, ये इसके अलावा एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ पर होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन सेल के अंदर एक बीच में डेंस कलर की राउंड बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो समझ में आ गई आपको ये बात। ओके, सेल वॉल के लिए मैंने बता दिया, आप ये रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब ऑर्गन्स, ठीक है, जिनका बहुत सारा फंक्शंस होता है। जैसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है ना, जो कि आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आगे फर्दर भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का ब्रेन होता है ना, वैसे ही इनका क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। स्पैरिकल होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ईजीली नहीं देख सकते आप, इसे स्ट्रेंड करके देखना पड़ता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से और मेम्ब्रेन से, है ना। मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर ना चला जाए, इसके लिए बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन भी क्या होती है, पोरस होती है और मूवमेंट, मटेरियल के मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन आप और देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्पेरिकल बॉडी होती है जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे आप बोलते हो क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन जीन के अंदर ही क्या होते हैं, आपका कैरेक्टर कंट्रोल करता है। जो आपके जैसे सपोज आपके जो नोज़ है वो आपके फादर से मिलती है ना, तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कौन करता है, आपके जीन्स करते हैं। ओके, इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस क्या करता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा कोई एक कैरेक्टर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसमें भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और पूरे लिविंग सेल को हम क्या बोलेंगे, जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आता है ना, उसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बॉक्स देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस होता है अगर वो वेल डेवलप्ड है ना, अगर वो वेल डेवलप्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, और अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मतलब प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ऐसी सेल्स जो प्रिमिटिव टाइप की है जिनके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और ऐसी सेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है पूरी तरह से डेवलप्ड है उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, आप एक बार इसको रीड कर लेना और समझ में आ जाएगा। उसके अलावा सेल के अंदर एक छोटी सी ब्लैंक लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का वर्क ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल्स के अंदर वैक्यूल थोड़ा छोटा होता है। उसका रीज़न ये है कि बेटा जो वैक्यूल होता है वो वाटर को स्टोर करने का काम करता है, और प्लांट्स को वाटर स्टोर करने की नीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनिमल्स। ओके, नाउ इन्हीं के अंदर बेटा इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका वर्क ये होता है कि ये पिगमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब एनिमल्स के अंदर इसलिए एब्सेंट होते हैं ये, क्योंकि जो पिगमेंट होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगा। हम क्या करेंगे ग्रीन होकर, हम ग्रीन थोड़ी ना है, वो पिगमेंट सिर्फ प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नेम सुना होगा, ठीक है, तो वो प्लास्टिड ही देता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल्स के और एनिमल सेल्स के बीच में। टेबल देखो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स के अंदर होती है, एनिमल सेल्स के अंदर भी होती है। सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्लास्टिड प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल के अंदर एब्सेंट होगा। वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर जो साइज होगी उसकी लार्ज होगी, एनिमल के अंदर स्मॉल होगी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत इजी चैप्टर है ना, सेल बहुत इजी चैप्टर है बेटा, समझ में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इजी है, और ये आपके आगे तक लाइफ टाइम तक आपके काम आने वाला है ये चैप्टर, तो आप इम्पॉर्टेंट है। ये व्हाट यू हैव लर्नड में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, आप एक बार इसको रीड कर लेना। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे डाउट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।